हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, पिछली वीडियोस में आपके साथ रिफ्लेक्शन को लेके ऑलरेडी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ टॉपिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन हमारा जो फिनोमिना था उसमें क्या था, आपको ग्लास स्लैब के बारे में बताया गया था, आपको बताया गया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है, आपको ये बताया गया था कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या चीजें बहुत ही मैंडेटरी हैं, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपकी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या वो किसी एक मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर रही है और उसमें उस डेंसिटी में चेंज आता है उस मीडियम की, तो लाइट रे क्या करेगी, बेंड करेगी। ये था हमारा रिफ्रैक्शन। फिर आपको बताया गया था कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें हमारा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, और एट दी एंड आपको बताया गया था कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स, इनके ऊपर हमारे जो एमसीक्यूज बने हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर falls at right angle to the boundary of a parallel sided glass block. The ray of light क्या होगा? ये क्या केस है, हम इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं। लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक ये वाटर है। ठीक है, मतलब इसके बाहर आपका क्या है, वाटर है, मीडियम 1, और मीडियम 2 क्या है, आपका ग्लास है। ये कुछ ऐसे केस के बारे में बात कर रहा है कि आपकी लाइट रे जो है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ वाटर फॉल्स एट राइट एंगल टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। अब आपका जो वाटर में से जो सनलाइट निकली है या जो लाइट की रे निकली है वो परपेंडिकुलर है। दैट मींस इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंटरफेस। आपको पता है कि वाटर और ग्लास जो ये दो मीडियम हुए, इनकी जो बाउंड्री लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है कि ये आपकी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री विद दी क्या है, बाउंड्री है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये केस हुआ अ लाइट रे इज इंसिडेंटेड ऑब्लिकली, नहीं परपेंडिकुलरली। जब भी लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो आपको अच्छे से पता है कि विदाउट गेटिंग बेंड वो क्या चली जाएगी, स्ट्रेट पेनिट्रेट कर जाएगी आपके मीडियम में। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। Is refracted towards the normal? No. Is refracted away from the normal? No. Does not get refracted. This is the right option. ठीक है, जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हमारे बीच में जिसको लेकर डिस्कशन हुआ है कि लाइट रे जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अगर वो ऐसा करती है परपेंडिकुलरली तो उसकी बेंडिंग नहीं होती। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम x टू अनदर मीडियम y। तो हमारे पास यहां पे दो मीडियम हो गए, x और y, और उसने बता दिया कि वो x से y में जा रही है। ठीक है, तो ये लीजिए जी, ये मीडियम x है और ये मीडियम y है। फिलहाल उसने हमें एंगल स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम एट एन एंगल ऑफ। फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया, कह रहा है रिफ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नो रिफ्रैक्शन। तो नो रिफ्रैक्शन कब होगी, जब आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी हमारी बाउंड्री के साथ कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। बिल्कुल सही, तो ये बाउंड्री के साथ एंगल पूछ रहा है हमारे। ठीक है, कई बार क्या होता है वो आपका नॉर्मल के साथ एंगल पूछता है, तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि वो एंगल पूछ किसके साथ रहा है। इस केस में वो पूछ रहा है हमारी बाउंड्री के साथ, तो अगेन इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो लेट्स चेक द ऑप्शन, एंड ऑप्शन सी इज 90 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं, सी इज द ऑप्शन 90 डिग्री। ठीक है जी, काफी इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस PQRS आर 1.50, 1.36, 1.77, 1.31। आपके पास 4 मीडियम हैं और चारों के आपको क्या दिए गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। जरा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि भला ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस भला का नाम है। देखिए जी, ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड करेगी, राइट। अब जब उसकी बेंडिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा न्यूमेरिकली तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इसको आप ऐसे ही समझिए कि भैया रे को बेंड तो होना है, कब ज्यादा बेंड होना है या कम बेंड होना है, जब कंपैरिजन होगा तो बस आप ऐसे मिररली बोल दें कि भैया ज्यादा बेंड हुई, कम बेंड हुई, जस्टिफाइड नहीं है।
तो हम इसको न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं, और जो इस बेंडिंग की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है 1.50, 1.36 इन 4 मीडियम्स के लिए। क्या पूछता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन दिस सब्सटेंस। अब स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपको याद हो तो एक रिलेशन था, हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, जो लेक्चर्स पहले हमने किए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, उसमें क्या हुआ करता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हुआ करती थी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुआ करता था। यहां मैंने मीडियम को x लिया हुआ है, इसको आप x कर दीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जिस रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हैं वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एग्री? तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, सिंपल सा रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा। पूछा क्या है उसने, मैक्सिमम। आपकी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जरा बताइए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1.31, और ये किसकी है, एस की। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, बड़ा इजी था, सिंपल सा रिलेशन था, उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस। तो उसने हमें क्या दिया हुआ है, दो मीडियम्स में हमारी क्या दी है, स्पीड ऑफ लाइट दी है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट जनरली हमने इस चैप्टर में कहां पे की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में की थी। तो ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्या हो रहा है इसके अंदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस इज, उसने डायरेक्टली आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा ही है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर हम 10 टू द पावर 8 को देख के घबरा रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, देखिए आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 अपॉन 125, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑफ मीडियम हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इन जीरोस को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा जी अपॉन में 125, और ऊपर चली जाएंगी आपकी 2 जीरोस, दोनों को 5 से कट करो, ये जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इसको भी उड़ा दो 5 से, 5 6 जा और 5 0 जा। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 5 जा, और ये आपका हो जाएगा 5 1 जा और 5 2 जा। अब ये आ गया 12/5। अगर आप आगे आंसर देखते हैं तो आंसर डेसिमल्स में है, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू इन डेसिमल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.4, एंड हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज 2.4, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे है, जरा देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी शुरू करते हैं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस पी क्यू आर एस आर अगेन, उसने हमें 4 सब्सटेंस दिए हैं और चारों के उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम, देखिए जी, आप ये मीडियम एयर ले लीजिए और यहां पे मीडियम एक्स लीजिए। देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दिया जाता है तो आप जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कौन सा है। आपको पता है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, एक हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे साथ में एयर रहती है, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीधा मीडियम का नाम लिख दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो उस केस में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और मीडियम 1 क्या होगा, एयर, और मीडियम 2 क्या होगा, जिसका वो नाम ले रहा है। ठीक है जी, अब इस हमारे पास क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, बेंडिंग है। अगर बेंडिंग आपकी ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा, छोटा। जरा समझिए इस चीज को। लेट सपोज कीजिए मैं यहां पे एक केस लेता हूं, ये मेरी रे ऑफ लाइट थी, ये मेरा नॉर्मल था, ये मेरी बेंडिंग हुई थोड़ी सी, ठीक है, तो ये बन गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं सेम एंगल पे एक और रे को इंसिडेंट करता हूं, ये मान लीजिए मेरा एयर है और ये मेरा वाई है, अगर मैं सेम एंगल पे दूसरी रे को इंसिडेंट करता हूं और वो एंगल बिल्कुल ज्यादा बेंड होती है, तो वो एंगल क्या बनाएगी, छोटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है बेंडिंग की, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा, बेंडिंग भी उतनी ज्यादा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही छोटा। पूछा क्या है उसने पूछा है जी विल बी मैक्सिमम, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी। सबसे छोटी किसमें है जी, ये राजी आपका अगेन 1.31,
मैं इस चीज को दोबारा से बताता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपकी लाइट रे ज्यादा बेंड होगी, है ना। अगर ज्यादा बेंड होगी तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, मतलब जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, कम, अगर ज्यादा बेंडिंग होगी। तो ये R1 है और ये R2 है। आप देख सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू है वो R2 से क्या है, ज्यादा है। तो अगर कम बेंडिंग हो रही है तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन रहा है, ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो मतलब बेंडिंग अगर कम होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो वही तो मैंने यहां पे बताया आपको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी बेंडिंग कम, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। दैट मींस हमारा जो S था वो 1.31 था। कहां पे S, ये रहा। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहां पर क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, राइट। सो इज 3/2, इसका मतलब क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब रे कहां से आई थी, एयर से आई थी, और बेंड कहां हो रही है, ग्लास में। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये उसने दिया हुआ है कितना, 3/2। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू इट, एयर, ये भी आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उसको आप क्या लिखोगे, 4/3। ठीक है, 3/2 और आपका 4/3। अब वो क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ऐसे लिखेंगे, जिसको हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसका पहले नाम आता है वो यहां पे लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू वाला जो मीडियम है वो यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरी रे ऑफ लाइट कहां थी, पहले वाटर में थी, और ग्लास में आके वो क्या हुई, आपकी बेंडिंग हुई उसकी। दिस इज द थिंग। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरी आपको एक सिंपल सी टिप है, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन दे शुड बी अ विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में, उसको मैप कीजिए उस पिक्चर को। अगर आप मैप कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखिए जी, तो ये इसकी मैपिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो मेरे माइंड में ये मैप बनना चाहिए कि पहले वो कहां थी, वाटर में, अब वो कहां है, ग्लास में। ठीक है, अच्छा इसको आप फाइंड कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये रिलेटिव है और ये आपके एब्सोल्यूट है, आप फाइंड कर सकते हो बस ऑर्डर को रिवर्स करके। मतलब ग्लास यहां नीचे है तो ये वहां ऊपर चला जाएगा, वाटर यहां इधर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो उस वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, एंड वी हैव द आंसर। तो जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है अपना, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है जी अपना, 4/3। सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। सो दिस इज 9/8। सिंपल। चलिए अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने हमसे डेसिमल वैल्यू पूछी है। अब यहां पर सारी वैल्यूज 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन इसमें आपको बहुत ध्यान से डेसिमल वैल्यू फाइंड करके फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं 9 को यहां पे डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 8 1 जा 8, यू आर लेफ्ट विद 1 0, 8 1 जा 8, यू आर लेफ्ट विद 2 0, 8 2 जा 16, यू आर लेफ्ट विद 4 0, एंड 8 5 जा 40. So the answer is 1.125 and here is the answer. Option T 1.125. आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The next question is a convex lens has focal length 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, उसको साथ साथ ड्रॉ भी करते रहना है। ठीक है, मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि एमसीक्यूज में क्या होता है कि हमारे साथ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है। तो माय एडवाइस टू यू इज कि आप क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि एक ही बार ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्लो पढ़िए, वो बेटर है कि आप उसको स्लो पढ़ें रादर देन आप उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ें। तो यू हैव टू चूज दिस वन और दैट वन। ठीक है, मेरी एडवाइस ये है कि उसको आप आराम से पढ़िए, एक बार पढ़िए। मेरे पास क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। लीजिए जी कन्वेक्स लेंस, कहता है फोकल लेंथ जो है वो उसकी 10 सेंटीमीटर है। लीजिए जी, यहां से यहां, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या आपके पास, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कन्वेक्स लेंस मे एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कई जगह पे वो क्या बोल देता है, एज अ माइक्रोस्कोप। तो भैया माइक्रोस्कोप कहे या मैग्नीफाइंग ग्लास कहे, सेम बात है। ठीक है जी, इसमें है क्या, देखिए वही है जो शेरलॉक होम्स, हमारे जो या अलग अलग डिटेक्टिव्स होते हैं जो फिंगरप्रिंट्स को रीड करने के लिए यूज करते हैं,
या हम लोग भी डिक्शनरी में जो बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके हाथ में डिक्शनरी है, ये आपका लेंस है, तो आप उसको पास रखते हो, राइट है कि नहीं। तो ये कौन से वाला केस है, ये कन्वेक्स लेंस का वो वाला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा हुआ होता है और जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक बड़ी सी वर्चुअल इमेज मिलती है उसकी, इस तरह से एक बड़ी सी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है उसकी, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेके 10 की। इजी है, ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं। 15, 7, 20 और 25, विदाउट एनी डाउट सिर्फ 7 ही है जो 0 से 10 में लाई करता है, तो 7 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी कैन बी यूज टू मेक अ लेंस। यहां पे कैन नॉट बी आएगा, छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, ये आपका हो जाएगा कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, अब इसमें वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, आप यूज कर सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक ओपेक भी होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, आप यूज कर सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली क्ले। क्ले आपका ओपेक होता है, क्ले को आप किसी भी हालत में यूज नहीं कर सकते एज अ लेंस। ठीक है, आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकते, ये ओपेक मटेरियल होता है, तो क्ले इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a bulb falls on it? कैसे हो सकता है? अगर आप बल्ब को ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेंस है या मिरर है, बेसिकली हाँ दोनों चीजें हैं हमारी, जो क्या करेगा, हमारी रेज को क्या करेगा, पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा। अब ये केस कौन सा है, देखिए मैं आपको दोनों ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और मैं उसके फोकस पे अगर एक बल्ब इल्यूमिनेट करता हूं तो वो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करेगा, रेज को भेजेगा, और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो मतलब कन्वेक्स लेंस तो कर सकता है। ऐसे ही जरा याद कीजिए, आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कनकेव मिरर यूज होता है। क्यों, क्योंकि वहां भी हम क्या करते हैं, बल्ब को फोकस पे रखते हैं एंड एज अ रिजल्ट जब उसमें से रेज निकलती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, पैरेलल, एंड सो दैट दे कैन ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल। सो हमारे पास दो चीजें हैं, एक आपका लेंस है कन्वेक्स और मिरर है कनकेव, जिनसे आप क्या कर सकते हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस, नो, कनकेव मिरर तो है बट कनकेव लेंस तो नहीं है। दूसरा, कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, ये भी नहीं। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, काफी इजी था ये क्वेश्चन, बेसिकली आपके यूजेस ऑफ जो मिरर्स थे उस पे बेस्ड था। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। अब भला ये कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये होता है जी हमारा कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि रेज अगर पैरेलल आती हैं तो ये कैपेबल है उनको कन्वर्ज करने के, उनको क्लोज लेके आके एक पॉइंट पे मीट करवाने के। क्या बोलता है कि व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द लेंस प्रोड्यूसेस, ये फिर वैसे पिछले वाले क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि आपने फोकस पे क्या रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है, तो अगर बल्ब में से रेज निकलेंगी तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्या बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, नो, आपने बल्ब को उसके फोकस पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, नहीं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यस। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, ये क्वेश्चन आपका आ गया रे डायग्राम से। मैंने आपको बताया था कि चाहे मिरर हो चाहे लेंसेज हो, अगर कनकेव मिरर पे आपका अच्छा होल्ड है तो आप एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी कॉन्सेप्ट हो इस पूरे चैप्टर के अंदर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपका एमसी उस पे रे डायग्राम्स पे अच्छा होल्ड है। तो ये क्वेश्चन आपका रे डायग्राम्स में से ही है। आपको उसने क्या बोला हुआ है कि आपको एक तो रियल इमेज चाहिए, दूसरी क्या चाहिए, ट्वाइस दी साइज चाहिए, मतलब कि मैग्नीफाइड चाहिए, और लेंस कौन सा होना चाहिए, कन्वेक्स। ठीक है जी, अब जरा याद कीजिए रे डायग्राम। रे डायग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपसे कि जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है आपका, सॉरी 2f पे होता है, तो आपकी इमेज भी 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। इसको आप एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट को इससे पीछे रखो तो इमेज छोटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को इससे आगे लेके जाओ तो इमेज बड़ी हो जाएगी।
अब उसने क्या कहा, उसको रियल इमेज चाहिए और ट्वाइस चाहिए, ठीक है। तो आपके पास मैंने कहा क्या कहा, आपको बताया कि 2f से आगे ले जाओ आप। अगर आप 2f से आगे लेके जाते हो तो आपके पास एक तो ऑप्शन है f और 2f के बीच में, दूसरा है उसको आगे खिसका के f पे करने के। अगर आप ऑब्जेक्ट को f पे लेके जाते हो तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है, तो वो तो केस हो नहीं सकता। अगर आप और आगे लेके जाओ तो इमेज वर्चुअल हो जाती है f और o के बीच में। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, f और 2f के बीच में। इस केस में आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f बनती है और बड़ी बनती है, ट्रिपल भी हो सकती है, 4 टाइम्स भी हो सकती है, ट्वाइस भी हो सकती है। फिलहाल इसने यहां ट्वाइस के बारे में बोला हुआ है। तो उसने बताया फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर फोकल लेंथ 15 है तो 2f क्या हो जाएगा 30, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए f और 2f के बीच में, मतलब 15 और 30 के बीच में। सो द ऑप्शन इज सी, 15 to 30 सेंटीमीटर। डन है, काफी इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A converging lens is used to produce an image of an object on a screen. Converging lens है मतलब convex, स्क्रीन पे बन रही है मतलब रियल इमेज। What change is needed for the image to be formed nearer the lens? आप चाहते हैं जहां पर इमेज है वो उससे क्लोज हो जाए, ठीक है, कि वो लेंस के क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फिर से वही चीजें, रे डायग्राम्स पे आपका होल्ड। रे डायग्राम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर एक पैटर्न है, इसके अंदर एक फ्लो है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं इमेज दूर चली जाती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज पास आए तो ऑब्जेक्ट को कहां जाना पड़ेगा, दूर, और आपको इमेज भी कौन सी चाहिए, रियल, ठीक है। सो मतलब कि आपका, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कन्वेक्स लेंस है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है O, दिस इज F एंड दिस इज 2F, ठीक है, दिस इज F एंड दिस इज 2F। मान लीजिए आपकी इमेज जो है वो 2F पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा, 2F पे रखा होगा। लेट अस सपोज कि दिस वाज द केस। अब आप चाहते हैं कि इमेज आपके लेंस के पास आए, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट को भी कहां खिसकाना पड़ेगा, आपको लेंस से दूर करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही इसका ऑप्शन होगा, देखते हैं जी। इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द स्क्रीन। अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो जाहिर सी बात है आपका F जब आपका शिफ्ट होगा तो 2F भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब 2F शिफ्ट होगा तो आपका जहां पे ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, एक्चुअल में क्लोज हो गया लेंस के, वो तो लेंस के क्लोज हो गया ना इनडायरेक्टली, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंसर्ट अ डाइवर्जिंग लेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन, कह रहा है कि एक और लेंस रख दिया जाए। अगर हम यहां पे एक और लेंस रख देते हैं तो आपकी जो इमेज है वो क्या होगी, आपकी थोड़ी सी और दूर चली जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो इमेज कहां आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -3। अब देखिए जी, इस -3 को क्या किया जाए, थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। आपको मैग्निफिकेशन चाहिए -3 और किससे चाहिए, कन्वेक्स लेंस से चाहिए। जैसे ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई आपका दिमाग जो है उसमें हलचल होनी चाहिए। अब मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू उसने आपको दे दी -3। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। 3 का मतलब क्या है कि वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। और अभी पिछले ही से ही पिछले क्वेश्चन में हम ये चीज डिस्कस करके हटे हैं कि जब भी आपको इमेज रियल और बड़ी चाहिए होती है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखिएगा, F और 2F के बीच में। चलिए देखते हैं, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन, वही क्वेश्चन है जी, बिटवीन F एंड 2F विदाउट एनी डाउट, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि आपके पास कन्वेक्स लेंस है और आपको मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, +5। +5 मैग्निफिकेशन क्या है, दोबारा से दिमाग ठनकना चाहिए। m इज इक्वल्स टू +5, प्लस का मतलब क्या है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, 5 का मतलब क्या है, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड। 5 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या बनेगा जी कि ये आपकी इमेज जो है इट शुड बी ए लार्ज, बड़ी होनी चाहिए। प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर इमेज जो है हमारी क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, और वो कौन सा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O। याद कीजिए, ये मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी कन्वेक्स लेंस, ये हमारा O, ये हमारा F।
अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो एक रे ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, एक को हम ऐसे निकालते थे और ये हमें बहुत बड़ी इमेज देता था वर्चुअल ऐसे। तो ऑब्जेक्ट कहां हुआ, एफ और ओ के बीच में। ऑप्शन 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 एट एफ एट लेस देन एफ, ऑप्शन सी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी है, डायरेक्ट फ्रॉम दी रे डायग्राम्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सनलाइट इज concentrated on a piece of paper by a spherical mirror or a lens, the hole can be burnt in it, the hole can be burn it, पेपर आपका जो है बर्न हो जाता है। For doing this the paper must be placed at the focus of dash। तो इसने दोनों कवर किए हैं, इसने हमारा स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस। आप क्या कर रहे हो, पेपर को फोकस पे रख रहे हो। ठीक है, बचपन में हम लोग भी आइंस्टाइन की फीलिंग लेने के लिए कोई लेंस लेके आया करते थे और उसको रखते थे हम क्या, सनलाइट के सामने, और फिर हम क्या किया करते थे, पेज के ऊपर उसको फोकस किया करते थे। किया आप लोगों ने, ये नहीं किया होगा तो ट्राई जरूर कीजिए। उसमें क्या होगा, जितना आप उसको, हमारी जो रेज होंगी उससे आपका एक पॉइंट बनेगा, एक इल्यूमिनेटेड पॉइंट। उस पॉइंट को आप जितना छोटा बना पाए, वो आपका थोड़ा सा ब्रॉड भी हो सकता है और वो आपका नैरो भी हो सकता है। जितना पिन पॉइंट आप उसको बनाओगे उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, हमारे पेपर को बर्न करेगा। तो एक्चुअल में ये केस कौन सा है, ये आपका मिरर हो गया और ये आपका लेंस हो गया। ठीक है जी, अगर मेरी रेज इंफिनिटी से आती हैं, हम सन को क्या मान के चलते हैं कि वहां से रेज क्या आ रही है, इंफिनिटी, तो यू आर एबल टू फोकस ऑल दीज रेज एट अ पॉइंट कॉल्ड दी फोकस, है ना, तभी वो क्या करेंगी, पेपर को बर्न करेगी। इन दी सेम वे लेंस के ऊपर अगर रेज पड़ती हैं तो वो सारी की सारी किस पॉइंट पे फोकस मीट करेंगी, फोकस पे। एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू बर्न द पेपर। तो ये वाला केस है। तो ये कौन से हमारे मिरर और लेंस हैं, हमारे पास कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है। ऑप्शन देख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस नहीं होगा, कनकेव मिरर कनकेव लेंस नहीं होगा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए let's move on to the next question. The magnification produced by a spherical mirror is plus 0.8। आपके पास एक स्फेरिकल मिरर भी है और एक स्फेरिकल लेंस भी है, तो इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अच्छे से याद होगा कि मैग्निफिकेशन चाहे लेंस का केस हो चाहे मिरर का केस हो, दोनों में आपको बताया गया था कि प्लस का मतलब सेम रहेगा। लेंस और मिरर में ये चेंज नहीं होता है। मैग्निफिकेशन में जो प्लस है उसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है, और जो 0.8 है ये आपका 1 से छोटा है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे, 0.8, तो 0.8 इज लेस देन 1। इन दिस केस आपकी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो छोटी बनेगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो आपको इमेज क्या चाहिए, छोटी, और वो होनी क्या चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो जरा देखते हैं हमारे पास ये किस में हो सकता है। क्या ये किसी मिरर में हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर आप कन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो वहां पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वर्चुअल इमेज बनती तो है बट वो होती क्या है, मैग्नीफाइड, बड़ी होती है वो तो नहीं हो सकता। जरा कनकेव लेंस को याद करने की कोशिश कीजिए। कनकेव लेंस में अगर आपको याद है तो इस तरह से लेंस हुआ करता था, और इसमें जो सेकंड रे डायग्राम था जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था, वो इस तरह से था। तो यहां बनती थी छोटी सी वर्चुअल इमेज, याद आ रहा है। तो मतलब मेरा जो कनकेव लेंस है उसमें तो ये बन सकती है। तो जरा देखिए कि ऑप्शन में कनकेव लेंस कहां पर है, ऑप्शन डी में कनकेव लेंस है। ठीक है, बट साथ में उसने क्या लिखा है, कन्वेक्स मिरर। तो जरा चेक कर लेते हैं कहीं और पे है कन्वेकेव लेंस, कहीं और पे कनकेव लेंस है ही नहीं। ऑप्शन इसमें बोथ कनकेव में कहा है इसने कि आपका लेंस भी और मिरर भी कनकेव हो, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और छोटी इमेज कहां बनती है, आपको याद हो तो हमारे पास, ये तो गलत है, आप ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है। इसमें क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं, है ना। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या बनाता है, इस तरह से एक वर्चुअल इमेज बनाता है। हम इसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। ये बड़े से ट्रक को छोटे ही ट्रक में कन्वर्ट कर देता है और इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। तो आपके पास कन्वेक्स मिरर जो है वो भी क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद दी ऑप्शन डी, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंसेज, उसने आपको 4 कन्वेक्स लेंसेज दिए हैं PQRS, ठीक है जी, उसने आपको उनकी फोकल लेंथ दी है। अब आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है, द लेंस हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, तो ये क्वेश्चन पावर पे है। अब जरा देखिए पावर जो होता है वो क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है। इसका मतलब क्या है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मतलब जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जरा सबसे कम वैल्यू क्या है, एक आपके पास 20 है, 15 है, 5 है और 10 है। तो 5 इज दी स्मॉलेस्ट वैल्यू, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। सो हमारे पास R, सो R इज दी राइट ऑप्शन। ये हमारा लेंस होगा जिसकी पावर क्या होगी, ग्रेटेस्ट। फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या है, मैक्सिमम। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, आपने क्या किया है, कन्वेक्स लेंस लिया है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपने उसको कांटेक्ट में रखा है एक कनकेव लेंस के जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। चलिए जी, द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इनको डायरेक्टली जो है माइनस कर देते हैं उठा के, जो कि सरासर गलत है। सही तरीका क्या है कि आप इनकी इंडिविजुअली पावर्स निकालिए, क्योंकि पावर्स को आप फर्दर ऐड कर सकते हो। पावर्स को ऐड करने के बाद आपको एक कंबाइंड पावर मिलेगी और उससे दोबारा आप क्या कीजिए, फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। सो दिस इज द राइट ट्रैक। ठीक है, चलिए जी, तो मेरे पास कन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ आपको पता है क्या होती है, प्लस 10 सेंटीमीटर, और जो आपके पास कनकेव लेंस है उसकी हो जाएगी माइनस 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप पावर निकालेंगे तो पावर 1 और पावर 2, पावर में निकालने के लिए इनको मीटर्स में होना चाहिए। सो आप इनको क्या करेंगे, 1/10/100 कर देंगे और ये 1/20/100 हो जाएगा। माइनस साइन रहेगा, प्लस साइन रहेगा, तो पावर 1 कितनी आएगी आपकी, ये ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी प्लस 10 डायप्टर, और ये ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी माइनस 5 डायप्टर। ठीक है, सो आपके पास जो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, प्लस 10 डायप्टर माइनस 5 डायप्टर एंड द आंसर इज प्लस 5 डायप्टर। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका मीटर्स में आंसर आ रहा है। अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो ये 100 डिवाइड करने के बजाय ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द आंसर इज प्लस 20 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं एंड हियर इज द ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास क्या है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, हमारे पास एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of the object. The distance between the object and the image is very very important. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस पूछा जाया करता था। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इससे रिलेटेड जो रे डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास उसने कहा है कि एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 12 है, इमेज बना रहा है इरेक्ट और बड़ी भी है। तो ये केस कौन सा हो सकता है, कनकेव लेंस तो छोटी बनाता है, तो ये कौन सा केस होगा, कन्वेक्स लेंस का। सो ये लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस और ये होगा आपका फोकल। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है तभी उसकी क्या बनती है, एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ये केस है। ठीक है, सो आपके पास उसने क्या बताया है, 3 times मैग्नीफाइड इमेज कहा है उसने। ठीक है, फॉर्म सर इरेक्ट इमेज, इरेक्ट भी है, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगी और 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से जो है आप v फाइंड कर सकते हैं, v और u। तो v/u इज इक्वल्स टू प्लस 3 एंड v इज इक्वल्स टू प्लस 3u। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। ठीक है, नाउ मेरे पास क्या होगा, इनका फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपके पास v की वैल्यू कितनी है, 3u, तो 1/3u माइनस 1/u इक्वल्स टू, मेरे पास लेंस क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को आप क्या लोगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/12। डन। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये आपका 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 1 - 3
अपॉन 3u इक्वल्स टू 1/12। तो ये हो जाएगा -2/3u इक्वल्स टू 1/12। सो 3 1s एंड 3 4s मल्टीप्लाई करके u कितना हो जाएगा आपका -8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसने आपसे v पूछा है। अब आपको पता है कि आपका जो v है वो 3u है, राइट? तो आप वैल्यू पुट करोगे तो v कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। 3 8 24। अब v यहां पर है, ये v यहां से यहां कितना है 24 और u कितना बताया उसने 8। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? देखो उसने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, बी वेरी कॉशियस। तो क्या होगा 24 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 16। क्या ऑप्शन है 16? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है जी, हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए आपको एक बार तो रे डायग्राम पता होना चाहिए, फिर आपको ये भी समझना है कि उसने डिमांड क्या किया है। उसने इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डिमांड किया है। तो मैंने पहले u को फाइंड किया, फिर v को फाइंड किया और मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन यूज किया। फिर मैंने उनको क्या किया बाद में माइनस करके, बिकॉज 24 जो है वो o से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, 8 जो है वो o से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो हमें तो उसके बीच का चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्ट और इमेज का चाहिए। तो द आंसर इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब आपका ये लेंस हो गया। चलिए जी, द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली बिगर। तो जरा देखिए क्या केस हो रहा है। ये हमारे पास f और 2f का केस होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर आप 21 सेंटीमीटर पे रखते हो तो आपकी इमेज क्या बनती है? स्लाइटली स्मॉलर। अब जरा दिमाग लगाइए, इमेज सेम साइज की क्या बनती है, कब बनती है? मैंने आपको बताया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी कहां पे होती है? 2f पे। ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब सेम साइज की है, अगर मैं इससे पीछे रखूंगा तो इमेज क्या हो जाएगी? छोटी। एग्जैक्टली ये इसी के बारे में बोल रहा है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपको पता है इमेज क्या बनती है? छोटी। यहां से लेके क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हो, यहां से यहां चली जाती है वो 19 सेंटीमीटर पे, तो इमेज क्या हो जाती है? बड़ी। तो इसका मतलब क्या है? आप f और 2f के आसपास खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में एक ही वैल्यू लाई करती है 20 की। ठीक है, अब 22f है तो f कितना हो जाएगा? 10। देखते हैं जी, ऑप्शन बी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।